नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। राज्यसभा के सांसद भी हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी और हमारे उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और श्री पुनीत मित्तल जी, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष मनवीर चौहान जी, मीडिया के प्रभारी और सभी उपस्थित हमारे प्रवक्तागण और बड़ी संख्या में मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में आज सभी हमारे मुख्य चैनल, पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस चुनाव की जो तिथि बहुत नज़दीक है, पहले चरण का हमारा मतदान है, लोकतंत्र के महापर्व पर आप सबसे मिलना हो रहा है। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और ये विशेष अवसर है इस बार कि कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का इस संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। जब बाबा साहब कल ही हम लोगों ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हमारा संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ और सच में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हर एक चीजें जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून
नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों हजार लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों हजार लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिना पेपर लिख के हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी, तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं, जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर अब एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर चयन का अवसर उन सबको मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना का इस संकल्प पत्र में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है और हम पहले से ही एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाकर प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की भी इसमें गारंटी दी गई है, जिसके कारण से आप सभी जानते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से अनेक बार आचार संहिताएं लगती हैं, अनेक बार उसमें काफी साधन लगते हैं, धन लगता है, उस सब की समय की बर्बादी होती है। बार बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी विकास को गति मिलेगी। सीए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है, जो पहले ही देश के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है और इसके लागू होने से मैं कल उधम सिंह नगर जनपद और पीलीभीत जनपदों में 2 जनपदों में गया था और वहां मैंने वैसी जानकारी की थी। तो जानकारी करने पर एक बात सामने आई, पीलीभीत जनपद में जहां मैंने कल 3 सभाओं में भाग लिया था, वहां अभी बंगाल से आए हुए जो 1971 में जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो 55,000 लोग अभी वहां पर सदस्य हैं, मतलब बंगाली समाज के जो वोट करते हैं। इसके बाद इसकी संख्या 1,10,000 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में खटीमा, सितारगंज, नानकमता, दिनेशपुर, रुद्रपुर, किच्छा, इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाल से आए हुए विस्थापित भाई निवास करते हैं। उन सबको भी बहुत बड़ा लाभ इस कानून के लागू होने से मिल जाएगा और जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित होकर भारत आए हैं, उन सबको भारत की सुविधाएं मिल पाएंगी, सम्मान से जीने का अधिकार मिल पाएगा। पर्यटन के क्षेत्र वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मसूरी में आयोजित जनसभा में टिहरी सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की ओर से भी उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार
400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत नई नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आप सबको पता है किस प्रकार का अतिक्रमण होता था, किस प्रकार से कुछ धार्मिक ढांचे खड़े करके हमारी 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। लैंड जिहाद के साथ साथ दंगा रोधी कानून हमने बनाया है, धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब उत्तराखंड किया जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप न बिगड़े, वो मूल स्वरूप बना रहे, इसका हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश कैसे बदला आगे। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता यह तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके बीच में झूलते रहे। मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी है, यह बदलती तस्वीर की निशानी है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रेसी की दवा को आने में 35 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई। लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का, महानगर अध्यक्ष जी का, सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। स्वागत है जिंदाबाद। तो अब चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। शराब तस्करी की भ्रामक खबर शेयर करने पर पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल को यह नोटिस भेजा गया है। चुनाव में भ्रामक खबर से बीजेपी को टारगेट करने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बॉटलिंग प्लांट में बीजेपी की भारी खेप पहुंचाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। जांच में बॉटलिंग प्लांट में पाई गई शराब वैध मिली, जिसके बाद जिला निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदयाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीते दिनों गणेश गोदयाल, जो कि पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। इसी दौरान इस पूरे मामले पर अब नोटिस भेज दिया गया है। गणेश गोदयाल को कांग्रेस को नोटिस भेजा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनीश प्रेमी देहरादून से चैनल हेड जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, अब गणेश गोदयाल को नोटिस भेजा गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर झटका लगा है और परेशानी बड़ी है। जो पौड़ी से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गणेश गोदयाल, उनकी पूरा मामला मैं आपको बताऊं, 22 तारीख को गणेश गोदयाल ने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डाली थी जिसमें उनका दावा था कि सतपुली में जो
आबकारी विभाग का बॉटलिंग प्लांट है, वहां पर करीब 9,000 से ज्यादा शराब की अलग अलग ब्रांड की बोतलें आई हैं। और गणेश गोदियाल का ये भी आरोप था कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ये शराब आई है, जिसको कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बांटा जाना था। यानी कि जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी ये शराब है और वो कार्यकर्ताओं में बंटने की, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी, ये आरोप था। तो इस पूरे मामले की जब जांच की गई तो ये पूरा मामला फेक पाया गया और एडीएम पौड़ी ने इस मामले में जांच की, जिसमें पुलिस अधिकारी, एडीएम, आबकारी अधिकारी, उन सबके बयान लिए गए। तो पूरा मामला ये फेक पाया गया और पूरे मामले में ये निकल कर आया कि ये आबकारी विभाग की वैध रूप से शराब थी। अवनीश जी, जिस तरह से निर्वाचन विभाग ने गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया है, कब तक जवाब मांगा गया है और क्या माना जाए इस नोटिस के बाद कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया में भी ये खबर गलत तरीके से प्रसारित कराई, सोशल मीडिया पर भी गलत तरीके से फैलाई और सीधे सीधे बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और अपने को साफ बताने की कोशिश इसमें की गई। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हैं यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट है उनकी। और निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर 24 घंटे का समय उनको दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो सारे प्रमाण उपलब्ध कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा मैं ये बता दूं कि शराब का मामला इससे पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन वो तमाम मामले फेल यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह गणेश गोदियाल की इस पूरे मामले में छवि धूमिल हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और जिस तरह जो आरोप यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर लगाए गए थे, वो पूरी तरह निराधार साबित हुए हैं। जी अवनीश जी, आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है गणेश गोदियाल के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है और 24 घंटे का समय दिया है कि उनके जो भी आरोप थे वो निराधार पाए गए हैं, बिल्कुल झूठे वो हैं। पूरे मामले की जांच की गई है, पूरी एडीएम ने इसकी जांच की है। तो उनको 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे में वो तमाम प्रमाण उपलब्ध कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग के तहत जो भी धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज भी किया जा सकता है और अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल अवनीश जी, अब यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई, गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया है निर्वाचन आयोग ने और साफ तौर पर कहा है कि जवाब जो है 24 घंटे के भीतर दाखिल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के पौड़ी सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों और उप सचिवों, आईजी समेत सभी को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। मतदाता शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को वोट करेंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसके लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।